नई सीरीज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है और वहीं पर कोई कह रहा होता है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है। यह बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि हे यंग मैन, कि इस दुनिया को तुम्हारे समझने की जो नॉलेज है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि इस दुनिया में इंसानियत के अलावा भी कई ऐसी रेसेस हैं जो कि रहती हैं। उनमें से मॉन्स्टर्स और गॉड्स भी इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन शायद ये बात तुम्हें पता नहीं होगी, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा डरावनी चीज क्या होती है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं वह डीमंस होते हैं जो कि इस दुनिया पर रहते हैं। यह कहने के बाद उस दद्दू के बिल्कुल आंखें लाल पड़ जाती हैं और वो डरावना सा दिखने लगता है। और जब वह एकदम से दोस्त या डीमन बन जाता है और तभी उस बच्चे को डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो बच्चा अपनी 2 उंगलियों को उसकी आंखों में घुसेड़ देता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके की बकवास करना बंद कर दो। लेकिन तभी अगले पल दिखाया जाता है कि उस बच्चे की आंखें खुलती हैं और पता चलता है कि इसने अपनी 2 उंगलियों को दीवार के बीच में घुसेड़ दिया है, जिसके कारण उसकी 2 उंगलियों में चोट लग गई है और वो रोना चालू कर देता है, क्योंकि उसके में बहुत ही ज्यादा दर्द होने में लगा हुआ है उन उंगलियों में। और जब उठता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है, अच्छा तो ये वाकई में एक सपना था और इस सपने में कोई कह रहा था कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स भी हैं और डीमंस भी। ये कितनी ज्यादा बकवास वाली बात है। खैर ये सब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, बल्कि मैं मुझे इस दुनिया में आए हुए कम से कम 3 दिन गुजर चुके हैं जब से मैं इस दुनिया में रीइंकारनेट हुआ हूँ। और इस 3 दिन के दौरान मुझे अभी तक इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार ये दुनिया कैसी है। लेकिन एक चीज को लेकर मैं जरूर कंफर्म हो गया हूँ कि इस दुनिया में जिस बॉडी को मैंने कैप्चर किया है, ये जो बॉडी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और तभी जिस कमरे में वह सोने में लगा हुआ था, तभी उसका पूरा का पूरा सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने में हर जगह सिर्फ टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है। जिसको देखने के बाद यह कहने लगता है कि जिस घर में मैंने रीइंकारनेशन लिया है वह घर देखने में काफी ज्यादा गरीब है। और ये सोचते सोचते वो खिड़की के पास जाने लगता है और देखकर कहने लगता है कि मेरी जो अपीयरेंस है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी और बहुत ही ज्यादा प्लेन है। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और अचानक से उसे पता चलता है और याद आता है कि जिस वर्ल्ड में मैंने रीइंकारनेशन लिया है उस वर्ल्ड में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी मिरर मौजूद नहीं है और ग्लासेस की जो खिड़कियां होती हैं वो मौजूद नहीं है। मिरर होगा भी लेकिन ग्लासेस नहीं। और यहाँ पर जो विंडोज बनाई गई थी वो पेपर से पूरी की पूरी कवर करके रखी गई थी। तो आखिरकार इस विंडो में मेरा चेहरा मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, और अगर ये दिख रहा है तो आखिरकार इस पेपर के पीछे वाला बंदा है कौन और मेरे जैसा क्यों दिख रहा है ये बंदा। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। और तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, तभी एक डरावना सा हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और वो और कोई नहीं बल्कि में एक छोटा सा डीमन है, और वो भी घोस्ट डीमन, जो कि इस बच्चे पर अटैक कर देता है। जिसको देखकर यह बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बॉडी कमजोर है। लेकिन इस डीमन को देखने के बाद इसे इस बात पर भरोसा हो जाता है कि इस दुनिया में डीमंस भी मौजूद है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं ये डीमन वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसने मेरी गर्दन को तो पकड़ लिया है, लेकिन मैं इससे बचने में बिल्कुल भी नाकामयाब रहा हूँ। मैं अपनी बॉडी को इससे आज़ाद नहीं करवा पा रहा हूँ, इससे कि मुझे जल्द ही इससे छुटकारा पाना होगा, वरना ये जो डीमन है वो मुझे यहीं पर मार देगा। मुझे इस दुनिया में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर इतनी जल्दी मारा गया तो मेरा यहाँ पर आने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। क्या मैं वाकई में इसी तरीके इस दुनिया में वापस से दोबारा से मरने वाला हूँ। और ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और मरने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और तभी उसकी बॉडी जवाब देने लगती है, क्योंकि अब उसकी धीरे धीरे करके बॉडी काम करना बंद करने लगती है। ये सोच देखने के बाद वह सोचते हुए कहने लगता है, क्या मैं वाकई में मर गया अब। तभी उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसको मरा हुआ सोचकर उसे खाने की कोशिश करने लगता है, वो भी अपना गंदा सा मुंह फाड़कर और अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है वह डीमन। लेकिन तभी अगले पल में दिखाया जाता है कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उस डीमन के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण उस डीमन का चेहरा पूरा का पूरा बिगड़ जाता है और वह डीमन वहीं पर मारा जाता है। और उसके हाथों की चंगुल से वह बच्चा बचने में कामयाब रहता है। और जब बच्चा वह देखता है कि वह डीमन इस बंदे के एक पंच से मारा गया, तो वह यह जानकर काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है। और तभी हमें एक अंकल को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे से पूछ रहे होते हैं, हे बच्चे क्या तुम ठीक हो। जब हमारे इस कहानी के एमसी को इस बारे में पता चलता है, यानी कि ये बच्चा, तो वह मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने एक ही पंच में इस डीमन के चीथड़े उड़ा दिए। तो अब समझ में आया ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा शोर सुनने के बाद अंदर आने लगते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं, बेटे क्या तुम ठीक हो। मैं तो एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा डर ही गए थे
तभी हम हमारा एमसी अपने मॉम डैड को देखकर शांत होता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके जो मॉम डैड है उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम सुरक्षित तो है ना बेटे। तभी वो अपने डैड को कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी मॉम ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहने लगती है कि भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी उसके डैड भी कहने लगते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि तुम सुरक्षित रहो। तभी वे अंकल हंसते हैं और उनसे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जिस डीमन ने इस पर अटैक किया था वह बस एक लेसर डीमन था। अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी हिम्मत होती तो मुझे लगता है कि वो छोटे मोटे डीमन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तभी उसके पेरेंट्स उस अंकल को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उससे कहने लगते हैं, मेरे बेटे इनसे मिलो, ये तुम्हारे अंकल हैं और मेरे ब्रदर। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मुझे क्विंग ही टाउन में ऑफिशियल के तौर पर वर्क करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा औसम है। ये बात सुनने के बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, वो बच्चा यानी कि एमसी, और को हेलो कहने लगता है अंकल मिंग को। तभी उसकी मॉम उससे कहने लगती है अपने बेटे से, तुम बेवकूफ़ बेटे कहीं के, आखिरकार तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि इस डीमन से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये डीमन तुम्हें हर वक्त परेशान कर रहा है। ये मैटर वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस था। पहले तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमारी जो पड़ोसी की आंटी हैं उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी है। इसलिए इस बात को जानने के बाद तुम्हारे डैड काफ़ी ज़्यादा चिंता करने में लगे हुए थे। इसलिए अंकल मिंग को यहाँ पर बुलाया गया था ताकि वो तुम्हें चेक कर सकें, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें उस डीमन के द्वारा जल्द ही मार दिया गया होता। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद वाली बात होती। तभी हमारा एमसी अंकल मिंग को पास जाता है और उससे कहने लगता है, हे अंकल मिंग, क्या अभी अभी आपने इस डीमन को मारने के लिए मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया था क्या? जब अंकल मिंग इस बच्चे को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि जरा इस बच्चे को देखो तो जरा, अभी अभी इसका मुकाबला एक डीमन से हुआ है, लेकिन ये डर के मारे चिल्लाने की बजाय मुझसे क्वेश्चन पूछने में लगा हुआ है। इस जैसे बच्चे वाकई में बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। तभी अंकल मिंग उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर तुम्हें इन लेसर डीमंस को मारना है तो तुम्हें उन्हें मारने के लिए अपनी क्यू एनर्जी को और अपने ब्लड को अपनी फिस्ट में एक जगह पर इकट्ठा करना होगा। उसके बाद तुम्हें शूट कर देना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बिना किसी परेशानी के इन डीमंस को मार सकते हो। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे जो अंकल मिंग है वो अगर एक सेकंड भी लेट आते तो मैं यहाँ पर जल्द ही मारा जाता, और तो और मेरी जो किस्मत है वो भविष्य में शायद इतनी अच्छी ना हो। शायद यही मेरी अपॉर्चुनिटी और यही मेरा मौका है। और तभी अंकल मिंग वहां से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे जल्दी वापस भी लौटना है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी अंकल मिंग को रोकता है। ये बात सुनने के बाद अंकल मिंग की भी सरप्राइज हो जाती है और पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी एमसी अंकल मिंग से कहने लगता है कि अंकल मिंग, मैं भी आपकी तरह एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मार्शल आर्टिस्ट की टेक्निक्स आपसे सीखना चाहता हूँ। और तभी इतना ही नहीं बल्कि वो अपने घुटनों के बल उस अंकल के सामने झुक जाता है और कहने लगता है कि प्लीज अंकल जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी मार्शल आर्ट सिखाओ। ये बात जानने के बाद अंकल मिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम वाकई में मार्शल आर्टिस्ट सीखना चाहते हो? शायद ये तो बात तुम्हें पता नहीं होगी, लेकिन अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाई भरी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो सकती है। और ये कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जिसे कि कोई आम बच्चा या फिर कोई आम इंसान झेल सके। तभी उसकी मॉम ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है, हे बेटे, आखिरकार तुम ये सब क्या बकवास करने में लगे हुए हो? तभी हमारा एमसी उसे कहने लगता है, अंकल मिंग, मुझे कठिनाइयों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं वाकई में मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो कितनी ज्यादा उसकी जो ट्रेनिंग है कठिन होने वाली है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो उससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी कम से कम। जहाँ पर एक लेसर डीमन मुझे मारने के लिए आया तो मैं उससे बचने में भी नाकामयाब रहा। ये बात सुनने के बाद अंकल मिंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुम में तो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत है बच्चे, और ये बच्चा तो वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी अंकल मिंग उससे कहने लगते हैं जाते जाते कि मुझे पता है कि तुम सीखना चाहते हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है हम ऐसे ही बिना किसी परमिशन के तुम्हें नहीं सिखा सकते। तुम्हें ही क्यों, और किसी को भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि मैं क्योंकि टाउन में एक ऑफिशियल के तौर पर वर्क करने में लगा हुआ हूँ और मैंने जो मार्शल आर्टिस्ट सीखी है वो ब्लेजिंग सन सेक्ट के अंडर सीखी है, और मैं अपनी इच्छा अनुसार उनकी मार्शल आर्टिस्ट उनकी जो टेक्निक है वो दूसरों को शेयर नहीं कर सकता। लेकिन तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक नहीं सिखा सकता, लेकिन क्विंग ही टाउन में ब्लेजिंग सन सेक्ट को मैं तुम्हें रिकमेंड तो कर सकता हूँ एज अ अप्रेंटिस, और ऐसा करने से तुम्हारे पास फिर भी एक मौका रहेगा मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीखने का। हाँ, ये भी मैं समझ सकता हूँ कि ये जो डिसीजन है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है, और ये कोई छोटा मोटा मैटर तो है नहीं तुम्हारी फैमिली का।
जल्दी से तुम अपने पेरेंट्स से एक बार बात कर लो तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और इतना कहने के बाद अंकल मिंग वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ये बात जानने के बाद उसकी मॉम उस पर गुस्सा होते हुए उससे कहने लगती है कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाली, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ क्योंकि जो ब्लेजिंग सन सेक्ट है वो कोई अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर जूमिंग का जो ब्रदर है उसे इतना मारा गया था, इतना मारा गया था, इतना गंदी तरीके से पीटा गया था कि उसकी मौत हो गई थी वहीं पर। ये बात जानने के बाद उसका डैड उससे कहने लगता है कि मुझे ये सब पता हुआ है इस वर्ल्ड के बारे में, लेकिन फिर भी इस दुनिया में हर जगह पर डाकुओं और डीमंस का राज है और मार्शल आर्ट सीखना वाकई में बहुत ही ज्यादा टफ काम है, बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। लेकिन अगर हमारा बेटा मार्शल आर्ट सीख जाता है तो वो उसी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई डीमन या फिर कोई रॉबर या फिर कोई डाकू उस पर अटैक करने के लिए आता है तो वो कम से कम उनका इस्तेमाल कर कर अपनी जान तो बचा सकता है। अब जबकि हमारा बेटा मार्शल आर्ट सीखना चाहता है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और तभी वह अपनी वाइफ को सांत्वना देते हुए उससे कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ मेरी वाइफ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आता है जबकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी इसी सोच में पड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि इस वर्ल्ड में डीमंस भी मौजूद हैं, और इतना ही नहीं बल्कि मैं उस डीमन के हाथों से मैं लगभग लगभग मरा ही गया था, और इतना ही नहीं बल्कि मैं जो हेवन है उन्होंने मुझे एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी जीने का, तो मैं इस मौके को किसी भी तरीके से गवा नहीं सकता। क्या मुझे जिंदा रहने के लिए फिर से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये जो मौका मिला है मैं इस मौके को किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहता, और ना ही मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा अगर मुझे इस दुनिया में टिकना है तो। लेकिन जब वह इतना ज्यादा डेडिकेशन से भरा हुआ होता है तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक लाइट सी चमकने लगती है, जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है। और तभी अचानक से उसके सामने कुछ आ जाता है और कोई बोलने लगता है कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है और तुम्हारी सोल एनर्जी का सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी उसकी आंखों के सामने एक मॉनिटर स्क्रीन आती है जहां पर इसकी डिटेल्स के बारे में बताया जाता है। हमारे एमसी का नाम बाय जुए है और इसके पास इस वक्त सोल एनर्जी 15 है, और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 0.25, एगिलिटी 0.32, फिसाइको की बात करें तो 0.35, और इसके पास किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट टेक्निक है नहीं। इससे पता चलता है कि हमारा एमसी इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसे आए हुए इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं बीता है और इसका जो सिस्टम का एनकाउंटर है वो अभी अभी हुआ है। और जब ये बात जानता है कि ये सोल एनर्जी इसके पास 15 बची हुई है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये सोल एनर्जी है क्या। और उस एक सिस्टम विंडो को देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये एक सिस्टम विंडो है, लेकिन आखिरकार ये सिस्टम विंडो मेरे पास क्यों है, और स्ट्रेंथ के आगे जो प्लस साइन लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं एबिलिटी और साइकिक के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब छोड़ो, लेकिन ये सोल एनर्जी क्या है। और तभी उस पर क्लिक करने की कोशिश करने लगता है और टेस्ट करने लगता है जहां पर स्ट्रेंथ पर प्लस का साइन बना हुआ है, उस पर क्लिक करने की ट्राई करता है। और जैसे ही क्लिक करता है तो नोटिस करता है कि उसकी जो सोल एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाते हैं, और सोल एनर्जी कंज्यूम होने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 0.05 से बढ़ जाती है, सॉरी गाइस 0.01 से, और जो सोल एनर्जी है वो 1 से कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोल एनर्जी है उसका इस्तेमाल मैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए कर सकता हूँ, और इसको मैं अपनी स्ट्रेंथ, एबिलिटी और साइकिक में ऐड कर सकता हूँ जब चाहे। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं अपने सारे के सारे सोल एनर्जी पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। और जब ऐसा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। ये बात जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुशी से भर जाता है और कहने लगता है कि ये चीज तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब मुझे समझ में आया, जब उस लेसर डीमन को मेरे अंकल मिंग के द्वारा मार दिया गया था तो उसके मरने के बाद उसकी बॉडी और एनर्जी पूरी तरीके से डिसअपेयर्ड हो गई थी। तो वो डिसअपेयर्ड नहीं हुई थी बल्कि मैं इस सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई थी, और उसके बाद इस सिस्टम ने इस सारी की सारी एनर्जी को सोल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। मुझे कोई ना कोई ऐसा तो मौका ढूंढना होगा ताकि मैं इसका एनर्जी को ट्राई कर सकूं कि आखिरकार मैं कितना पावरफुल बन गया। अब जबकि मेरे पास ये सिस्टम मौजूद है तो शायद मेरे जो पावरफुल बनने का जो सपना है वो जल्द ही सक्सेस हो जाएगा, और मेरी कामयाबी के परसेंटेज भी बढ़ चुके हैं। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि अपनी मॉम से कि मॉम आपको इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है मुझे, आप इसमें से कुछ रख सकती हो। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ बच्चे हो। आखिरकार तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे सकते, जबकि तुम हमसे इतना ज्यादा दूर जाने वाले हो। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अभी इतना ही कर सकते हैं।
और आज से और अब से तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अपने खुद पर डिपेंड रहना होगा। अपनी मॉम की इतनी ऐसी तरह की बातें सुनने के बाद हमारा एमसी काफी इमोशनल हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी मॉम को इतने पैसे कलेक्ट करने के लिए 2 महीने का समय लगा था और उन्होंने इतने पैसे कलेक्ट करने के लिए शू के जो बॉटम्स पार्ट होते हैं उन्हें अपने हाथों से सिला था और बनाया था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार मैं किस जमाने में रहता हूँ, लेकिन जो पेरेंट्स का प्यार होता है उनके बच्चों के लिए वो कभी भी कम नहीं होता। और उसके बाद वे वहां से चल पड़ते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमारे अंकल मिंग अपने बाकियों के स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराए लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, जी यूए तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये बंदा जांग गुई है और ये दूसरा वाला बंदा मेरा नीफी है, इसका नाम जूली है। और जी यूए के इसे इंट्रोड्यूस कराने के बाद वह बताने लगता है उन दोनों लोगों को कि इस बंदे का नाम जी यानी कि हमारे एमसी का नाम जी यूई है और तुम तीनों के तीनों को मैं रिकमेंड करने वाला हूँ ब्लेजिंग सन सेक्ट में, जहाँ पर जो अंकल मिंग होते हैं वो अपने ब्रदर की कही गई बातों को याद कर रहे होते हैं। जहाँ पर उसके ब्रदर ने उससे कहा था कि ब्रदर मेरे बेटे का ख्याल रखना तो, क्योंकि आज से मेरा बेटा तुम्हारे केयर में रहेगा। ये बात सुनने के बाद अंकल मिंग अपने ब्रदर से कहने लगते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मेरे यंगर ब्रदर को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उस तरीके से मैं तुम्हारे बेटे यानी कि जी यूए को जिंदगी में परेशानी का सामना नहीं होने दूंगा। ये बात सुनने के बाद उसके डैड को थोड़ा शांति मिलती है और कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर अंकल मिंग बाकी बच्चों से कहने लगता है कि अब समय हो चुका है, हमें ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए। और जाते जाते वक्त दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा उदास होते हैं हमारे एमसी के। यहाँ पर इतना ही नहीं बल्कि में उसकी मॉम रो भी रही होती है जाते जाते। और इसको देखते हुए हमारा एमसी कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि एक बेटे को उनके पेरेंट्स से दूर होना पड़ रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका बेटा पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन आपके बेटे की जिंदगी मैं जीऊंगा और अपनी पूरी लाइफ में हार्ड वर्क करूंगा और पावरफुल बंदा बनकर लौटूंगा। और इस तरीके से वे सभी के सभी लोग उस जगह पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पैदल पैदल वहां से निकल पड़ते हैं। काफी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग हार मान लेते हैं चल चल कर और कह रहे होते कि अंकल अब मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तभी अंकल मिंग उन दोनों से भी पूछते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या तुम दोनों ठीक हो, क्या तुम दोनों चल सकते हो पैदल। लेकिन वो दोनों इस वक्त काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते और अंकल मिंग से कहने लगते हैं कि हाँ अभी भी हम चल सकते हैं। और हमारा एमसी भी यही कहता है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि वाकई में मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है कि जो सोल एनर्जी मैंने कलेक्ट की थी उसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और जब भी मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ या फिर अपने साइकी को बढ़ाता हूँ तो उससे मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और बढ़ जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मुझे यहाँ तक पहुँचने में काफी ज्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ता, जिस तरीके से जूली को करना पड़ रहा है। तभी अंकल मिंग उन चारों को उन तीनों को बताने लगता है और अंकल मिंग उससे कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाए फिर तुम आराम कर सकते हो, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि जिस जगह पर हम लोग चलने में लगे हुए हैं और यहाँ का जो रास्ता है वो डीमन हेड की इलाके में आता है। और अगर हमारे रास्ते में वो डीमन हेड के लोग मिल गए तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा परेशानी वाली बात होगी। ये बात जानने के बाद एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होने लगता है और सोचने लगता है ओह माय गॉड, डीमन हेड विलेज, जहाँ पर इस इलाके के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों ने डीमन हेड के बारे में जरूरी सुना है। यह एक ऐसा विलेज है जिस विलेज के अंदर एक ऐसी गैंग रहती है जो कि डीमंस है। उनके कामों में यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो एक रॉबर्स हैं, डाकू हैं, जो कुछ चलते फिरते लोगों को लूटते हैं और उन्हें मार देते हैं, इसलिए इन्हें डीमन हेड्स कहा जाता है। और जो गवर्नमेंट है वो उनसे निपटना चाहती है, इसलिए उन्होंने कई बार सैनिक भी भेजे हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन उनके जितने भी अटैक हैं वो सारे के सारे अटैक यहाँ पर फेल हो जाते हैं। और तभी वे चारों के चारों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अंकल मिंग जो जूली होता है उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे पकड़ने के बाद वहां से जाते उससे कहने लगता है उन तीनों से कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। खैर वो सब छोड़ो, तुम दोनों पैदल तो आ ही सकते हो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वो दोनों भी वहां से चल पड़ते हैं उसके साथ। और तभी कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस जगह से निकलकर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अंकल मिंग उनसे कहने लगता है कि तुम दोनों का स्टैमिना तो वाकई में बहुत ज्यादा है, तुम लोग तो मार्शल आर्ट सीखने के लिए बिल्कुल फिट हो। तभी हमारा एमसी अंकल मिंग से डायरेक्टली पूछ लेता है कि अंकल मिंग आप हमें कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में बता सकते हो। तभी अंकल मिंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तभी अंकल मिंग उसे एक्सप्लेन करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है वह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। उनमें से पहले ये तो आती है एक्सटर्नल ट्रेनिंग, दूसरी आती है इंटरनल ट्रेनिंग, फिर तीसरे नंबर पर आती है क्यू ट्रेनिंग, जिसे हम इनर क्यू रियलमी भी कहते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेनिंग में तुम्हें अपनी मसल्स को ट्रेन करता रहता है, जिसमें तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी स्किन
और तुम्हारा फ्लैश और इंटरनल ट्रेनिंग में तुम्हारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी ट्रेनिंग में आते हैं। और अगर तुम उसके उन दोनों को ट्रेनिंग को पूरा सक्सेसफुली कर लेते हो तो उसके बाद आता है इनर क्यू रियलमी। एक बार तुम अपनी इनर क्यू को फॉर्म कर लो तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और तभी जो अंकल मिंग होते हैं वो एक से एग्जाम्पल दिखाने लगते हैं और अपने फिस्ट पर इस इनर क्यू को चारों तरफ से घेरते हैं और उसकी तरफ पंच मारने की कोशिश करते हैं। उसके पंच को देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं हमारे एमसी के। तभी अंकल मिंग उसे बताने लगते हैं कि अगर एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी इनर क्यू और ऑरा को एक साथ अपने पंच के थ्रू अगर बाहर एग्जिट कर दे या फिर बाहर निकाल दे तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट करता है। और लेसर डीमन जैसे लोग तो डीमंस उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो एक झटके में लेसर डीमंस को मार सकते हैं और उसके प्रेशर से हमारा एमसी पीछे जाकर गिर जाता है। ये बात जानने के बाद दूसरा बंदा उससे पूछने लगता है कि अंकल मिंग आखिरकार इस वक्त आप किस लेवल पर है। इसका ये क्वेश्चन सुनने के बाद अंकल मिंग उसे बताने लगते हैं कि मैं अभी भी इंटरनल ट्रेनिंग लेवल पर हूँ। मैं इस वक्त कोई भी पीक लेवल का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो मन में सोचते हुए काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि जब इंटरनल ट्रेनिंग वाला बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो क्यू रियलमी पर पहुंच गया तो वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यह सोच कर वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मैंने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है, मुझे जल्द से जल्द अपने क्यू रियलमी पर पहुंचना होगा। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है क्विंगी टाउन पर, जहाँ पर वो वहाँ पर पहुंचकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो वाकई में बहुत ज्यादा लोग हैं और हर जगह पर नई नई चीज मौजूद है। जहाँ पर अंकल मिंग उन सभी को बताने लगते हैं कि ये जो जगह है वो वेस्टर्न स्ट्रीट है और हमारे जो सन ब्लेजिंग एकेडमी मौजूद है वो नॉर्दर्न स्ट्रीट में मौजूद है। ये सारी की सारी जो स्ट्रीट है, जो जगह है, बहुत ज्यादा लग्जरियस से भरी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में गवर्नमेंट की बिल्डिंग, बहुत ज्यादा आलीशान रेस्टोरेंट्स और कई प्रकार की लाइब्रेरीज भी यहाँ बनी हुई है। और जब वे लोग वहां से जा ही रहे होते हैं तभी वहां से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि जो हमारा एनिमी है उसका एग्जीक्यूशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है और डीमन हेड विलेज का फोर्थ चीफ का यहाँ पर गर्दन काटी जाएगी। तभी जो हमारा एमसी होता है वो थोड़ा उसकी क्यूरियोसिटी उसकी जाग पड़ती है और उससे पूछ लगता है, हे अंकल मिंग, आप मुझे ये बताइए कि आप जिस डीमन हेड विलेज के बारे में बात कर रहे थे क्या ये वही जगह है, उसी का बंदा है। लेकिन अंकल मिंग को ये बात जब पता चलती है कि उनका जो फोर्थ चीफ है डीमन हेड विलेज का वो इतनी आसानी से इनके द्वारा पकड़ा कैसे गया, तो ये बात वाकई में उनके लिए काफी सरप्राइजिंग वाली बात थी। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी होता है वो मन में सोचते हुए अपने बारे में कह रहा होता है कि जब अंकल मिंग ने उस लेजर डीमन को मारा तो उसके बदले में मुझे कुछ सोल पॉइंट्स मिले थे। तो मैं ये बात का एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि अगर कोई क्रिमिनल मेरे सामने मारा जाए तो क्या मुझे उसके जो सोल पॉइंट्स है वो भी मिलेंगे क्या। ये शायद मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरी सोल एनर्जी बढ़ाने का, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो वो मेरे लिए फायदेमंद रहेगी। तभी हमारा एमसी अंकल मिंग से कहने लगता है कि अंकल मिंग हमें वहां पर जाना चाहिए और जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है हमें एक्सपीरियंस करने के लिए नई नई चीज हमें उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए। अंकल मिंग भी इस बात से एग्री हो जाते हैं और वह लोग वहां पर उस एग्जीक्यूशन के देखने के लिए पहुंच जाते हैं जहां पर उसके जो क्राइम होते हैं वो अनाउंस कर रहा होता है और कोई बता रहा होता है कि ये जो बंदा है इन्होंने हमारी ली फैमिली के वेयर हाउस से कुछ चीज चुराने की कोशिश की थी और ली फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के द्वारा रंगे हाथों उसे पकड़ लिया गया था। और ली फैमिली के अंदर 3 जीनियस यंग मास्टर्स हैं और तीनों के तीनों अपने अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, एक मार्शल आर्टिस्ट में तो दूसरा लिटरेचर में। लेकिन इस बंदे की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा खराब निकली कि इसने सेकंड यंग मास्टर के साथ मुकाबला किया और उनके हाथों से पकड़ा गया। लेकिन जरा डीमन हेड विलेज के लीडर को तो देखो, इसने वाकई में इसके फोर्थ चीफ ने वाकई में बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे काम किए हैं और बहुत ही ज्यादा इविल काम किए हैं। इसके बदले में इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये जिंदा रहे थे क्योंकि कोई भी इन्हें मारने में कामयाब नहीं रहा था। तभी जो बंदा उसकी गर्दन काटने वाला होता है वो अनाउंस करने लगता है और उससे कहने लगता है, डीमन हेड विलेज के फोर्थ चीफ जू वुलियांग, जो भी गुनाह तुमने आज तक किए थे उनकी सजा तुम्हें अब मिलती है। ये बात सुनने के बाद वो फोर्थ चीफ हंसने लगता है और हंसते हंसते अपनी सारी की सारी पावर को रिलीज करते हुए उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो? और देखने में काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। और जब वो अपनी ईविल एनर्जी का इस्तेमाल कर ही रहा होता है तो वो उन रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है उनका इस्तेमाल कर। ये बात देखने के बाद वहां पर जितने भी विलेजर्स होते हैं वो देख कर डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि शिट, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, ये जल्दी यहाँ से बचकर भाग जाएगा और अगर ये हम उसके रास्ते में आए तो ये हम सभी को मार देगा। तभी उसके जो एग्जीक्यूशनर होता है जो कि गर्दन वगैरह काटता है वो उससे कहने लगता है कि मैं बस अपना काम ऑर्डर के द्वारा कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया है तुम्हारा सर काटने के लिए और एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपने पापों का फल इसी जिंदगी में गुजरना पड़ेगा, तो ये पाप जो मैं करने वाला हूँ उसे दिल पर मत लेना। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड से उस फोर्थ चीफ की गर्दन वहीं पर काट देता है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है।
और इस तरीके से जब वो बंदा मारा जाता है तो आसपास के जितने भी लोग उसे देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और जब अंकल मिंग उसे देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण, और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि इस बंदे ने तो वाकई में एक ही झटके में, सिर्फ एक ही वार में इस बंदे को मार दिया। दूसरी तरफ जो ये फोर्थ चीफ मारा जाता है तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है हमारे एमसी को, और उसकी गर्दन उसी के सामने पड़ी होती है। और जहाँ पर हमारे एमसी को पता चलता है उसकी जो सोल एनर्जी है वो ऑलरेडी काफी मात्रा में बढ़ चुकी है और इसकी टोटल सोल एनर्जी 837 हो जाती है। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे को इस क्रिमिनल को जब मैंने मरते हुए देखा और उसके नजदीक था तो मुझे इसकी कम से कम 800 से ज्यादा सोल एनर्जी मिली थी। ये तो वाकई में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। बल्कि मैं जब मेरे सामने एक लेजर डीमन मारा गया था तो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 सोल एनर्जी दी थी, लेकिन ये बंदा मारा गया मेरी आंखों के सामने तो मुझे इसने 800 से ज्यादा सोल एनर्जी दी है। तो आखिरकार ये बंदा कितना पावरफुल होगा। ये इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बंदा था जी, इसका मतलब। तभी वो अंकल मिंग से पूछ लगता है और उससे कह लगता है कि अंकल मिंग आप मुझे बताइए कि आखिरकार जो वू लियांग है वो इस मार्शल आर्टिस्ट में कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी अंकल मिंग उसे एक्सप्लेन करते हुए उसे बताने लगते हैं जहाँ पर कहानियों में या फिर दूसरों के द्वारा मैंने यह सुना है, ये जो बंदा तुम जिस बंदे के बारे में पूछ रहे हो वू लियांग के बारे में, उसे हम आयरन आर्म के नाम से भी जानते हैं और इसने अपनी एक्सटर्नल ट्रेनिंग स्टेज को भी कंप्लीट कर लिया है और ऑलरेडी इंटरनल ट्रेनिंग पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। वो भी ये सब किया था इसने 3 साल पहले। लेकिन बात करें अभी की तो मुझे लगता है कि ये बंदा तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होगा। ये बात सुनने के बाद उसका नीफ्यू उससे पूछने लगता है जूली, अरे अंकल जी वाकई में ये बंदा आपसे इतना ज्यादा पावरफुल है? इसका मतलब ये हुआ कि जो डीमन हेड विलेज के बाकी के जो 3 बचे हुए चीफ्स हैं वो तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। ये बात सुनने के बाद अंकल मिंग उससे कह लगते हैं कि इस मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में हमारे लेवल की कोई भी लिमिट नहीं होती, एक बंदा कितना भी पावरफुल बन सकता है। इतना बताने के बाद वह कहने लगता है इन तीनों लोगों से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमारे सेट की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है और हमें वहाँ पर समय पर पहुँचना है और हमें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। यह बात सुनने के बाद उसका नीफ्यू उससे कह लगता है क्या अंकल जी, क्या हमें वाकई में यहाँ पर एग्जाम टेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगी? ये बात सुनने के बाद अंकल मिंग उसे बताने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो टेस्ट है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार तुम इस एग्जाम को पार कर लो तो तुम ऑफिशियली सेक्ट में एंटर कर जाओगे और एक बार तुम एंटर कर गए साइट के अंदर तो उसके बाद मैं प्लान कर दूंगा कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। और तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए पास करना कोई कठिन वाली बात हुई क्योंकि ऑलरेडी मैंने एग्जामिनर से बात करके रखी हुई है। तुम्हें बस वैसा ही करना है जैसा कि तुम नॉर्मली करते हो। मुझे लगता है कि इतना करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी या परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं अंकल आप तो वाकई में बहुत ही ज्यादा रिलायबल हो। दूसरी तरफ जब हमारा एमसी ये बात सुनता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो अंकल मिंग है उन्होंने इस शब्द को आसानी से तो कह दिया है लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ये मैटर इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और जब वह लोग वो अंदर के एरिया में चले जाते तो कहने लगते हैं कि ये जगह तो वाकई में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जब हम उस वेस्टर्न एरिया में गए थे घूमने में लगे होते वहाँ की गलियों में उनसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। और दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस होने में लगे हुए होते हैं यहाँ आने के बाद। तभी वह लोग ब्लेजिंग सन सेक्ट के एक ब्रांच के पास पहुंच जाते हैं जहां पर अंकल मिंग उन तीनों को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और उससे कहने लगते हैं उन तीनों से कि तुम लोग यहीं पर रुको, जो एग्जाम है वो यहीं पर होने वाला है, मैं सुपरवाइजर से बात कर आता हूँ, वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। और इसी तरीके से वो इधर उधर घूमना चालू कर देते हैं और देखते हुए इधर उधर हमारा एमसी कहने लगता है कि ये सभी के सभी लोग जितने भी बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अपना एग्जाम को देने के लिए आए हुए हैं बिल्कुल हमारे ही तरह। तभी दूसरी तरफ उसका जो एक साथी होता है वो कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि जो ब्लेजिंग सन सेक्ट है वो लड़कियों को भी एक्सेप्ट करता है अपने सेक्ट में। तभी जूली होता है इसे ये इन सभी को देखने के बाद उससे क्या लगता है कि इन सभी को देखो तो जरा, ये देखकर ही कितने ज्यादा पावरफुल लगते हैं। तभी हमारा एमसी बताता है कि हम हमारे अंकल मिंग वापस आ गए, जहाँ पर अंकल मिंग का मूड वाकई में खराब होता है। तभी जूलिंग उससे पूछने लगता है कि अंकल मिंग सब कुछ ठीक है? तभी अंकल मिंग उसे बताने लगता है कि हमारी जो अभी की सिचुएशन है वो थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है और उन तीनों को बताने लगता है कि जिस एग्जामिनर की मैं बात करने में लगा हुआ था उसकी फैमिली के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो वो इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकता और इसलिए टेम्पररी उसने दूसरे एग्जामिनर को यहाँ पर भेज दिया है। और जो बंदा एग्जामिनर के तौर पर यहाँ पर आया हुआ है कि बदकिस्मती से उस बंदे से मैंने फाइट की थी पीयर लीडर की पोजीशन के लिए और इसी कारण से हम दोनों के बीच की बिल्कुल भी बनती नहीं है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं पूरी की प्रोसेस के दौरान मैं तुम तीनों को फॉलो करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत भी दिखाएगा। ये सारी की सारी बात सुनकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी तो यही है ना अंकल मिंग, अगर उस बंदे को ये बात पता चल गई कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं
तो शायद हम उसका टारगेट बन जाएंगे। और जब उनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी पीछे से कोई अनाउंसमेंट देता है और कह लगता है कि जो लॉजिस्टिक मैनेजर है जांग वो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी हमें वहां पर जांगबो को दिखाया जाता है, उसके साथ दो लोग और आते हैं। और वो बंदा जब अंकल मिंग को देखता है तो उससे पता चलता है कि इसकी बिल्कुल भी बनती नहीं है अंकल मिंग से। और इतने सारे बच्चों को देखने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर वाकई में पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से काफी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनका टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा होगा। अब जबकि यहाँ पर इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं तो शायद हमें अपने एग्जामिनेशन जो टेस्ट होने वाला है उसका लेवल भी बढ़ा देना चाहिए। क्या तुम सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ पत्थर देख सकते हो क्या? तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ है उस पत्थर को उठाना है और उसमें तुम्हें 200 केजी का जो पत्थर है वो लड़के उठाएंगे और 100 केजी का पत्थर है वो लड़कियां। और जो भी उस पत्थर को उठाकर 10 स्टेप तक आगे बढ़ जाएगा वो इस एग्जाम को पास कर जाएगा। इस तरीके की अरेंजमेंट सुनने के बाद जो अंकल मिंग होते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं कि जांगबो तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो प्रीवियस यानी कि इससे पहले के जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें पत्थर को उठाने की जो क्षमता थी वो लड़कों के लिए वो 80 केजी थी। तुम न्यू रिक्रूट्स को ट्रेनिंग करने के लिए जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है तुम उस चीज का फायदा उठाकर मेरे स्टूडेंट को बाहर निकालना चाहते हो। ये तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे। ये बात सुनने के बाद वो जो जांगवू होता है वो उसे कह लगता है कि जो प्रोटेक्टर लियू यांग है उन्होंने एक बार हमसे कहा था कि जितने कम होंगे उतना चल जाएगा लेकिन क्वालिटी मस्त होनी चाहिए। और इसलिए मैं इसी बात के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ ताकि हमारे सेक्ट में सिर्फ अच्छे स्टूडेंट ही एडमिट कर सके। क्या तुम्हें मेरे डिसीजन से कोई परेशानी है? ये बात सुनने के बाद अंकल मुझे गुस्सा आने लगता है और उससे कहने लगता है तुम बास्टर्ड कहीं के तुम आखिरकार प्रोटेक्टर लियू यांग का जो वर्ड्स है उनका इस्तेमाल मुझे सप्रेस करने के लिए क्यों करने में लगे हुए हो। दूसरी तरफ से जूली होता है ये सारी की सारी सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है और डायरेक्टली अंकल मिंग से जाकर चिपक जाता है और कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अंकल। और इस तरीके से जब अंकल मिंग चिल्ला रहा होता है तो जांगबू से कह लगता है कि अगर तुम टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी पीछे से एक बंदा आगे आता है और कहने लगता है कि मुझे ट्राई करने दो क्योंकि मुझे ही लगता है कि जो 200 केजी वजन उठाने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो उसमें मुझे उठाने में कोई परेशानी वाली बात भी होगी। और तभी जाग अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उसको उठा सके। और उसको उठाने के बाद वहां से 10 स्टेप आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बिना किसी परेशानी के वो वहां पर चला जाता है। लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है 10 स्टेप तक आगे बढ़ने के लिए। ये देखने के बाद जो जांगबू होता है वो काफी ज्यादा पसीना पसीना हो जाता है घबराहट के कारण और शौक के कारण। और इसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि इस बंदे ने इतनी आसानी से इस टेस्ट को पास कर लिया। अच्छा ठीक है तुमने पास कर लिया है अब तुम जल्दी से मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। और सभी के सभी स्टूडेंट ट्राई करने लगते हैं लेकिन उनमें से कोई भी पास नहीं होता। जहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो भी पास नहीं होती हैं क्योंकि वो जो 100 केजी का ब्लॉक है उसे उठाने में नाकामयाब रहती हैं। तभी हमारा एमसी इस चीजों को देखकर मन में सोचते हुए कह लगता है कि जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है उनके लिए इतना ज्यादा वजन उठाना बिल्कुल भी नाम इम्पॉसिबल है। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनता है कोई उससे कह रहा होता है कि अगर तुम इसे मूव नहीं कर सकते तो मेरे रास्ते से हटो। तो मैं दूसरे बच्चों को उनका एग्जाम लेने के लिए नहीं रोकना चाहिए। और वो सारी की सारी जूली को सुना रहा होता है क्योंकि जो जूली है वो पत्थर को उठाने में नाकामयाब रहता है। तभी जांगबा उससे कहने लगता है ये कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली बात है इनमें से कोई भी स्टूडेंट एक को छोड़कर पास नहीं हुआ। लगता है कि इस बार के टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट पास हुआ है। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है और उससे कह लगता है कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। और वो उस ब्लॉक के पास जाकर मन में सोचते हुए कह लगता है कि मैं क्विंग टाउन में इसलिए आया हूँ ताकि मैं मार्शल आर्ट सीख सकूं। अगर मैं ब्लेजिंग सन सेक्ट में एंट्री नहीं ले पाया तो इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी मेरे फ्यूचर के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इस तरीके का मौका मुझे मिलने वाला है। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस वक्त सक्सेस होना होगा और मुझे एग्जाम को पास करना होगा। तभी उसके सामने उसकी विंडो आ जाती है। उसको देखकर कह लगता है मन में सोचते हुए लगता है कि मुझे अब सारा का सारा दम दिखानी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी मात्रा में सोल एनर्जी मौजूद है। और जब वो अपनी सोल एनर्जी पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए तब देखता है कि उसके सामने जो प्लस साइन होता है वो वहां से गायब हो जाता है। और जिसको देखकर वो कहने लगता है क्या वो वाकई में मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मैक्स आउट हो गई है। तीनों के सामने से प्लस साइन वहां से गायब हो चुका है। अब मैं क्या करूं? लगता है कि मेरी जो लिमिट है वो इतनी ही है अब मुझे ट्राई करना चाहिए। और तभी वो अपने हाथों से उस पत्थर को पकड़ता है जिसको देखने के बाद पता चलता है कि उसने बिना किसी परेशानी को उस पत्थर को उठा लिया है। ये बात जानने के बाद वहाँ के जो एग्जामिनर्स होते हैं और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज से कह लगते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा ने इतनी आसानी से इस पत्थर को उठा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी के लोगों में ये दूसरा बंदा है जो कि पत्थर को उठाने में कामयाब रहा है। और तभी हमारा एमसी भी उस पत्थर को उठाने के बाद 10 कदम उस जगह से चलने में कामयाब रहता है और जब करने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और काफी तक खुश होता है।
तभी अंकल मिंग को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहते थे और मुझसे पंगा लेने चाहते थे, लेकिन जरा अब तुम देखो, जो स्टूडेंट ने इस एग्जाम को पास किया है वो और कोई नहीं बल्कि मेरे ही स्टूडेंट है। तभी जांग बू उससे कहने लगता है कि वांग जियान, इन दोनों के दोनों स्टूडेंट को यहाँ से ले जाओ। और तभी वो जो बंदा है उन दोनों को वहां से ले जाते हैं। उससे कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम दोनों को अंदर जाकर तुम्हारा जो रोल है, तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें समझा देता हूँ। और वो दोनों के दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो हमारे एमसी को इतनी ज्यादा पावरफुल में देखता है तो वो काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है उसके साथ जाते हुए, और उससे कहने लगता है, जी हुए, मुझे तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो यार, तुम तो वाकई में इम्प्रेसिव बंदे हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम बस मुझे फ्लैटर कर रहे हो। और जब वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी सामने वाला बंदा उनको रोकता है, उनसे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे फॉलो करो। तभी वहां पर हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक अप्रेंटिस मैनेजर है, और इस बंदे का नाम क्विंग मिंग है, जो कि कह रहा होता है, क्या बस इस बार इतने ही आने वाले हैं? बस दो ही लोगों ने इस बार के टेस्ट को पास किया है, वांग शीजियोंग। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि इस बार का जो सिलेक्शन टाइम है वो सही गया? तभी वो बंदा उससे कहने लगता है, क्विंग मिंग, तुम्हें इस तरीके से बकवास करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तुम्हें ये जो काम सौंपा गया है तुम वो करो, तुम जल्दी से जाओ और जो दो नए स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं तुम उन्हें कोर अप्रेंटिस के तौर पर रजिस्टर कर दो। तभी क्विंग अपनी सीट पर बैठ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। तभी हमारा एमसी अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे अपना नाम बताता है और कहने लगता है कि मेरा नाम बाइज यूए है और मैं यूए ब्ले से आया हुआ हूँ। तभी दूसरा बंदा अपना नाम बताता है और कहने लगता है कि मेरा नाम जांग गुओई और मैं भी यूए ब्ले से आया हूँ। तभी कुंग उसको समझाता है और उनसे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम अगर इस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ के कुछ रूल्स हैं, तुम्हें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ के जो 12 रूल्स है तुम्हें याद रखना उनको, और अगर तुम उन रूल्स को किसी प्रकार से तोड़ देते हो तो इनका जो अंजाम है वो भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अगर तुमने जो क्राइम किया है वो कोई छोटा मोटा हुआ तो वो उसका अंजाम सिर्फ तुम्हें अकेले को भुगतना होगा, लेकिन तुम्हारा क्राइम अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ तो उसका अंजाम तुम्हारे पूरी की पूरी फैमिली को गुजरना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि तुम्हारी फैमिली को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो। ये बात जानने के बाद दोनों को दोनों सरप्राइज से भर जाते हैं। तभी वो उन दोनों को बताता है और कहने लगता है कि तुम दोनों की शक्ल देखकर लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी भी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो पोजीशन है वो इस लायक है ही नहीं। चलो मैं तुम्हारे रोल्स और तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हमारे जो सेक्ट के स्टूडेंट जो डिसिपल्स हैं उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। उनमें से एक तो है आउटर डिसिपल, दूसरे है इनर डिसिपल्स। और जितने भी नए डिसिपल्स हमारे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं वो हमेशा आउटर डिसिपल्स के तौर पर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और वो हमें बताने लगता है कि जो इनर डिसिपल्स है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और सबसे ज्यादा पावर होती है उनके पास। आउटर डिसिपल्स में सन्ड्री लेवल से चुने गए और सिलेक्टेड लोगों को ही भेजा जाता है, और सन्ड्री में सिर्फ काम करने वाले लोगों को डाला जाता है। और अगर तुम कुछ बहुत ही ज्यादा गंदा या बेकार काम कर देते हो सिर्फ तभी तुम्हें सन्ड्री में डाला जाता है। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने किसी ऑफिशियल को ऑफेंड कर दिया होगा जिसके कारण तुम्हें सन्ड्री लेवल में जाना पड़ेगा। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि आखिर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये सामने वाला बंदा इसलिए करने में लगा हुआ है ताकि वो हम दोनों को स्प्लिट कर सके। तभी क्विंग मिंग उससे कहने लगता है कि इस तरीके से तुम अगर यहाँ पर चिल्लाते हो तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। अगर तुम अपना काम अच्छी तरीके से करते हो तो शायद यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर में चांसेस बढ़ जाए जिससे कि तुम्हारी रैंक्स भी बढ़ जाएगी। तभी हमारा एमसी क्विंग मिंग से पूछने लगता है कि ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताइए कि जो सन्ड्री के जो स्टूडेंट्स हैं जो भी सन्ड्री में जाते हैं क्या वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये बात सुनने के बाद क्विंग मिंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे पूरा नाम कहने की बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मिस्टर क्वीन कहकर बुला सकते हो। हमारा सन ब्लेजिंग सेक्ट उसकी मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो सीधी सी बात है कि तुम मार्शल आर्ट्स टेक्निक यहाँ पर सीख सकते हो। अगर तुम यहाँ पर किसी तरीके की रिक्वेस्ट करना चाहो तो तुम बिना किसी परेशानी के सीख पाओगे। लेकिन तुम्हें मैं ये एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो सन्ड्री लेवल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके पास पहले ही इतना काम होता है कि उन्हें प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी समय ही नहीं मिलता। क्या तुम दोनों वाकई में इतना समय और इतनी एनर्जी ढूंढ पाओगे या फिर निकाल पाओगे? ये बात सुनने के बाद हमारा जो एमसी होता है वो तुरंत मान जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर बात है ऐसी मिस्टर क्वीन तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे भी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक सिखाएं। तभी दूसरा वाला बंदा भी उससे कहने लगता है कि मैं भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस्टर क्वीन शाय करता है और उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है, तुम दोनों की जो रिक्वेस्ट है मैं अपर लेवल पर पहुंचा दूंगा। अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और जो काम तुम्हें बताया गया है तुम्हें वह काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और तभी हमें बीच के समय का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और काफी ज्यादा मेहनत की। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मार्शल आर्ट सीखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया है जब उसके लिए गुड न्यूज आई
और तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी को मार्शल आर्ट सीखने की परमिशन मिल जाती है और रात को वो सोते वक्त काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि फाइनली फाइनली वो दिन आ गया है, कल से मैं मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। एक्सटर्नल ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, इनर क्यूरियल मी, मैं उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से और जानना चाहता हूँ क्योंकि जो फोर्थ चीफ था डीमन हेड विलेज का, ली फैमिली के सेकंड यंग मास्टर, वो कितना पावरफुल होगा उसे पकड़ने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो प्रोटेक्टर लियू यांग है, जो कि जांग बू ने मेंशन किया था उनके बारे में, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो अंकल मिंग से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मेरी जिंदगी में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, मुझे बस इतना ही करना है कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और पावरफुल बनना है और एक इनर डिसिबल बनना है जल्द से जल्द। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों को दोनों जल्दी जग कर वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं। दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी हमारा एमसी उसे कहने लगता है कि जरा सामने देखो। तभी सामने एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद दूसरा वाला बंदा सरप्राइज होते हुए उससे कहने लगता है कि ये बंदा तो हमसे भी पहले आ गया यहाँ पर, और वो प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। तो उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये इतना क्यों कप पाने में लगा हुआ है जब बस वो एक नॉर्मल से स्टैंड पोजीशन की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी उसको डिस्टर्ब करने से रोक देता है और उससे कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि जो प्रैक्टिस कर रहा है ये इतनी ज्यादा आसान है और इतनी ज्यादा सिंपल है। और जहाँ पर देखता है कि उसकी बॉडी की जो पसीने की जो बूंदें होती हैं वो उसकी बॉडी से गिर नहीं पाती, बल्कि मैं उन पसीने की बूंदों को वो बंदा अपने कंट्रोल किया जा रहा होता है। इसको देखने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसकी जो बॉडी मूवमेंट्स है वो ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर से कुछ फ्लो होने में लगा हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्या ये इनर स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस कर रहा है? और वो दोनों के दोनों उसकी नकल करने की कोशिश करने लगते हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगते हैं। इसे इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए कोई पीछे से बोलता है कि तुम्हारी जो टेक्निक जो तुम जिस तरीके से कर रहे हो वो सही नहीं है, ये काम नहीं करेगी। और वो बंदा होश में आता है, अपनी प्रैक्टिस छोड़ता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर नई स्टूडेंट हो। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मेरा नाम क्वीन शाओपिंग है। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है, तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम अगर वाकई में मोशन स्टेकिंग को ट्राई करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें स्टेशनरी स्टेकिंग की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए और उसमें अचीवमेंट हासिल करना चाहिए। और एक बार तुम ऐसा करते हो तभी तुम बहुत ज्यादा प्रोफाउंड मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तभी हमारा एमसी उस बंदे को अपना इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है कि जो मिस्टर क्वीन शिनयांग हो, इसको देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी मोशन स्टेटिंग में आपने महारत हासिल कर ली होगी। तो हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमें इंस्ट्रक्ट करें कि किस तरीके से स्टेशनरी स्टेक की प्रैक्टिस की जाती है। तभी क्वीन शिजियांग उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो मेरी टीचिंग की में या फिर तुम्हें इंस्ट्रक्ट करने वाले कैटेगरी में आता है या नहीं आता, लेकिन ये शब्द कहना चाहता हूँ कि अगर तुम बाकी में इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें स्टिल का मतलब समझना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि स्टिल का मतलब है कि रुके जगह रहना नहीं सिर्फ एक जगह, बल्कि में तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो फोर्स है उसे तुम्हें मूव करना होगा और अपने ब्लड और क्यू को ट्रेन करना होगा उसकी मदद से। मेरी फाउंडेशन इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है तो मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि तुम ये सब डायरेक्टली टीचर से जाकर पूछो तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो हमारे टीचर है वो ऑलरेडी स्टेशनरी स्टेकिंग में ऑलरेडी महारत हासिल कर रखी है उन्होंने और वो तुम्हें कुछ मोटिवेशन भी दे सकते हैं। चलो मुझे अपनी फोर्स को फ्लो करने दो तुम्हारी बॉडी के अंदर। और वो कुछ मूव्स उसे दिखाने लगता है और बताने लगता है कि अगर ऐसा करते हैं तो शायद तुम्हारी जो प्रैक्टिस है स्टेशनरी स्टेकिंग की इसके बाद थोड़ी आसान हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। और जब वो मूव्स बता रहा होता है तो वो अजीब तरीके के मूव कर रहा होता है जो कि उसकी आंखों के सामने बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। दूसरा बंदा इसको देखने के बाद कहने लगता है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो मार्शल आर्ट टेक्निक्स है वो इतनी ज्यादा हार्ड होगी। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है हाथ जोड़कर, आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्वीन शिजियांग। और तभी थोड़ी देर के बाद सिचुएशन होती है जब वो प्रैक्टिस करने लगे होते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो क्वीन शिजियांग है वो वाकई में दूसरों से बात करने में काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद है उन सभी में से इसी बंदे की सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट में हासिल कर रखा है, अचीवमेंट हासिल किया इस बंदे ने। तभी कोई बंदा अनाउंस करता है और कह रहा होता है कि मास्टर होंगैंग यहाँ पर आ रहे हैं। और तभी हमारा एमसी की नजर उस पर जाती है जहाँ पर हमें उस फैटी को दिखाया जाता है जो कि ये बंदा उसी के साथ था जांग बू के। और ये दोनों के दोनों इस बात को नोटिस कर लेते हैं और वो बंदा आगे आता है फैटी और उन सभी से कहने लगता है कि जो स्टूडेंट हैं अभी तक अपनी स्टेशनरी स्टेकिंग की प्रैक्टिस नहीं की है वो जल्दी से आगे आ जाओ। और सारे के सारे स्टूडेंट हमारे एमसी के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी भी फैटी उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो, चलो मैं तुम सभी को स्टेशनरी स्टेकिंग के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। और बताने लगता है कि जो स्टेशनरी स्टेकिंग है वो हमारे इस ब्लेजिंग सनसेट की बेसिक मार्शल आर्ट टेक्निक है। मुझे पता है कि ये एक फंडामेंटल है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब तुम्हारे स्टार्टिंग के लिए। और तभी वे
अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पूरी की पूरी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बहुत ज़्यादा एप्स निकल पड़ते हैं और बताया लगता है कि तुम अपनी फोर्स को अगर अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर लोगे तब तुम एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर कहलाओगे। इसे देखने के बाद दोनों के सरप्राइज के मारे मुंह फटे फटे रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा तो कितना तो स्ट्रांग है। तभी फैटी उन सभी स्टूडेंट से कहने लगता है कि जो स्टेशनरी स्टेकिंग की जो पोजीशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा आसान है और मुझे तुम सभी को इस तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम बस देखकर ही सीख सकते हो। और अब मैं तुम सभी की बॉडी में फोर्स इनबिल्ट करने वाला हूँ, मतलब इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहने लगते हैं, जी ये क्या तुमने सुना, ये बंदा हमारे बॉडी के अंदर फोर्स डालने वाला है। जहाँ पर वो फैटी सभी को बताने लगता है और कहने लगता है कि ये फोर्स है वो तुम्हें हर वीक में हर दिन में हर 10 दिन में एक बार तुम्हें प्रोवाइड करवाई जाती है और अगर इन 3 बार के टाइम में तुम अगर अपनी इस फोर्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी भर कोर अप्रेंटिस बनकर रह जाओगे। और तभी वो फैटी अपनी फोर्स को एक स्टूडेंट के शरीर में डाल देता है और उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसको देखने के बाद वो दोनों के दोनों सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तभी फैटी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फोर्सेस से चेंजेस होने में लगे हुए हैं तुम्हें उस बात पर ध्यान देना चाहिए। और तभी वो फिर से उस पर फोर्स डाल देता है दूसरे स्टूडेंट पर। ये देखने के बाद वो हमारे दो मेन कैरेक्टर हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और उसके दोस्त की तरफ, और उन दोनों को देखकर हंसते हुए से कहने लगता है, क्या ये हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है जिन्हें जूमिंग के द्वारा रिकमेंड किया गया था? जो मास्टर जांग है वो आप दोनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहते थे और उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है। और तभी वो फटी फुल फोर्स की उसकी तरफ बढ़ पड़ता है दोनों की तरफ और दोनों की बॉडी के अंदर वो अपनी फोर्स डाल देता है, जिसके कारण उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगता है और वो दोनों के दोनों दूर जाकर गिरने लगते हैं। और जब वे लोग हवा में इस तरीके से दूर जाकर गिरते हैं तो वो पैटी का वहां से कहते हुए चला जाता है कि ये दोनों के दोनों दूर इसलिए जाकर गिरे हुए हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और तुम सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि स्टेशनरी स्टेकिंग की पोजीशन के दौरान तुम्हें एक जगह पर रुकना होगा और तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारा जो पसीना है उसके ड्रॉपलेट होते हैं वो एक एक करके गिरने देने चाहिए। और अगर तुम उन ड्रॉपलेट को कंट्रोल कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार तो ये साबित हो जाएगा कि तुम स्टेशनरी स्टेकिंग की पोजीशन में कामयाब रहे हो और तुम ऑफिशियली इस सेक्टर में ज्वाइन हो जाओगे। और बाकी की जो चीज रह जाएगी वो तुम पर डिपेंड करती है। जो मैंने फोर्स तुम्हारी बॉडी में डाली है उसका इस्तेमाल कर तुम किस तरीके से ट्रेन करते हो। और अगर इसको हासिल करने में तुम अगर 10 दिन के अंदर अंदर इसमें अचीवमेंट हासिल कर लेते हो तो तुम इनर डिसिपल बन जाओगे। अगर तुम 30 दिन के अंदर अंदर सक्सेस होते हो तो तुम आउटर डिसिपल बन जाओगे। और 30 दिन के बाद जो स्टूडेंट इसको हासिल नहीं कर पा रहेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए कोर ऑपरेटर्स बनकर रह जाओगे। जैसे कि 2 यूजलेस बॉयज वहां पर पड़े हुए हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह और दोनों की बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी अचानक से हमारा एमसी उस रिदम को पहचान लेता है और उसको नोटिस कर लेता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मैं इस रिदम को महसूस कर सकता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मेरी बॉडी के अंदर जो फोर्स है उस फोर्स का इस्तेमाल कर मेरी बॉडी के अंदर क्यू और ब्लड है मैं उसे मूव कर सकता हूँ अपनी इच्छा अनुसार। क्या स्टेशनरी स्टेकिंग की प्रैक्टिस करने के बाद यही चीज हासिल होती है? लेकिन मुझे तो भाई ये इतनी ज्यादा आसानी से हासिल हो गई। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम उसे बताने लगता है कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट टेक्निक तुम्हें मिल चुकी है, स्टेशनरी स्टेक वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है और तुम अभी इसको बढ़ा नहीं सकते। इसको देखने के बाद हमारा एमसी काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक का जो बॉक्स था वो फाइनली अब ब्लैंक नहीं है, इसमें एक नाम आ चुका है। जब मैं इस मार्शल आर्ट इस सन ब्लेजिंग सनसेट को ज्वाइन कर लूंगा तब मेरे पास में अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल कर जो भी टेक्निक्स मुझे मिलेगी उनका इस्तेमाल कर मैं उनमें अपग्रेड कर सकता हूँ और स्टेशनरी टेक्निक में पावरफुल बन सकता हूँ। और जिस चीज को मैं सपना देखा करता था उसे हासिल करने में मुझे ही लगता कि मुझे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। और तभी वह अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखता है और धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस जारी रखता है अपना इसी तरीके से, जहाँ पर वो उसके कहे द्वारा कुछ शेजवांग के बाद जो शब्द कहे गए थे उसके शब्द बारे में याद करता है और कह रखता है कि स्टेशनरी स्टेकिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है और वह वर्ड ये है कि वो है स्टिल। और स्टिल का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बस एक जगह पर रुकना है, बल्कि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर जो फोर्स मौजूद है उसके मूवमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करना और इसकी मदद से क्यू और ब्लड को ट्रेन करना। जहाँ पर हमारे एमसी को प्रैक्टिस करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद इसके बॉडी के अंदर जितना भी पेन मौजूद होता है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जो हॉन्ग गैंग है वो हमारे लिए चीजें मुश्किल करना चाहता था, इसलिए उसने हमें बहुत ज्यादा हैवी मूव से अटैक किया। लेकिन यहाँ पर उसने एक गलती कर दी, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिल गया और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद सिस्टम में दिखाया जाता है कि उसके जो प्लस साइन है वो वापस आ जाता है। इसको देखकर हमारा एमसी को जो होता है उससे कहने लगता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो मेरी जो एट्रीब्यूट की लिमिट थी वो भी बढ़ चुकी है। अब लगता है कि मेरी जो स्टेशनरी स्टेकिंग की जो मास्टरिंग करने का जो शॉर्टकट रास्ता था सिस्टम की मदद से मैं वो कर सकता हूँ। जहाँ पर दूसरा बंदा हमारे एमसी को बुलाता है उससे कहने लगता है कि जो मिस्टर कोइन है वो हमें बुलाने में लगे हुए हैं, लगता है कि वो हमें सन्ड्री डिसिपल के जो टास्क होते हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए बुलाएंगे।
तभी हमारा एमसी ये बात जानकर सरप्राइज हो जाता है कि मिस्टर क्वीन हमें बुला रहे हैं, वाह। और तभी लोग वह दोनों के दोनों मिस्टर क्वीन के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछ लगते हैं क्या मैटर है मिस्टर क्वीन। तभी मिस्टर क्वीन उससे पूछने लगता है उन दोनों से, क्या तुम दोनों किसी ऐसे बंदे को जानते हो इस सेक्ट में जो कि पावरफुल हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हम लोग अंकल जूमिंग को जानते हैं। ये बात सुनने के बाद मिस्टर क्वीन उससे कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर नहीं टिकने देना चाहते और चाहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं मिस्टर तुम्हारे अंकल जूमिंग का नाम इस्तेमाल कर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम यहाँ पर रुक सको। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो इसकी कंडीशंस क्या होगी। तभी मिस्टर क्वीन उससे कहने लगता है कि इसके बदले में तुम्हें मुझे 5 सिल्वर टेल्स देनी होंगी। ये बात जानने के बाद दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तभी मिस्टर क्वीन उससे कहने लगता है कि 5 सिल्वर इतनी ज्यादा हाई नहीं है तुम लोगों के लिए, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो 3 भी चलेगा। तभी जो हमारा एमसी होता है वो डायरेक्टली उसे मना करते हुए उससे कहने लगता है कि मिस्टर क्वीन हमें माफ कर देना, लेकिन हमारे पास इतना पैसा मौजूद नहीं है, हम आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकते और ना ही मैं आपको इतनी ज्यादा परेशानी में डालना चाहता हूँ। आप जैसे चाहे वैसे आप हमें अरेंज कर सकते हो। तभी मिस्टर क्वीन इस बात को सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि तुम्हारे पास कनेक्शन है लेकिन तुम अपने कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो मुझे अब तुम्हारे लिए टास्क अरेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। दूसरी तरफ मन में दोस्तों को कहने लगता है कि ये लोग तो वाकई में बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं। और तभी वो जांग गुयुयु को टास्क देता है और कहने लगता है कि तुम्हें जेड मून फ्लावर पोर्ट पर जाना होगा और सन्ड्री डिसिपल्स के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काफी अच्छी जगह है। और बात करें तुम्हारे बारे में जाई हुए तो तुम्हें पीएल रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। जल्दी से जाओ अपने घर पर और अपने सारा सामान पैक करो, मैं तुम्हें वहां से उस जगह पर पहुंचाने के लिए किसी को भेज दूंगा बाद में। तभी हमारा एमसी उसका धन्यवाद कहता है और वह कहकर वो दोनों की तरफ वहां से निकल जाते हैं। तभी दूसरा बंदा हमारे एमसी से पूछकर मतलब उसे देखकर पीछे मुड़कर कहता है और उससे क्या लगता है कि अब लगता है कि हमें यहाँ से सेपरेट होना होगा और अपने अपने रास्ते पर जाना होगा। हमारे पास मौका था, हम लोग साथ में रह सकते थे इससे पहले, लेकिन ये सारा का सारा जो हम दोनों को अलग करा जा रहा है वो जरूरी उस वांग जियान के द्वारा किया जा रहा होगा जिसने हमें सन्ड्री डिसिबल के तौर पर यहाँ पर एंट्री दी थी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि जो जांग वो है वो हमें यहाँ से बाहर निकलवाना चाहता है। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आती और वो पूछ लगता है अगर वो नहीं है तो कौन है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है क्या तुम मिस्टर क्वीन के बारे में कह रहे हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो क्वाइन विंग है वो बाकी में बहुत ज्यादा ग्रीडी है और बहुत ज्यादा लालची है और वो हमेशा अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है। यहाँ पर जितने भी डिसिपल्स हैं वो इसके बारे में इसी तरीके से बात करते हैं। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो तभी हमारा एमसी उससे कहता है कि अब जबकि चीजें हो चुकी हैं तो अब हमें फ्यूचर में अपने आप पर डिपेंड रहना होगा। और तभी दिखाया जाता है कि वह लोग जेड मून फ्लावर बोर्ड पर पहुंच जाते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है देखने में। तभी ब्लेजिंग सन का डिसिपल आता है और उसे बुलाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलोगे जांग हुई। तभी जांग हुई से उसका धन्यवाद कहता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हारा धन्यवाद लियो शीजियांग। तभी वो जाकर सीनियर हुआनियांग को ग्रीट करता है, वही लियू हुआ और बताने लगता है कि इस बार के जो सन्ड्री डिसिबल्स है वो असाइन किए गए आपको, वो यहाँ पर आ चुका है और इस बंदे का नाम जोंग हुई है। तभी वहाँ पर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ठरकी टाइप की लग रही होती है और काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि इस बार का जो डिसिबल काम करने के लिए यहाँ पर आया है वो वाकई में बहुत ही स्टडी और बहुत ही पावरफुल दिखने में लग रहा है। तुम्हारा स्वागत है हमारी इस बोर्ड में। तुम्हारी जो ओल्डर सिस्टर है वो तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी और वो उस लड़के को पकड़कर अपने गुब्बारों में फंसा लेती है, जिसके कारण हमारा जो लड़का होता है गुयोई वो शर्म के मारे लाल पड़ जाता है और इतना ज्यादा शर्माते हुए जब बाकी की लड़कियां उसे देखती हैं तो उसे छेड़ने लगती हैं, जिसको देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। और सारी की सारी लड़कियां उसे क्यूट क्यूट कहकर बुला रही होती हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी उसको देखता है, जो लिए हुए होता है वो कह रहा होता है कि मैं जांग हुई को तुम्हारी केयर में छोड़ता हूँ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझका अच्छी तरीके से ख्याल रखना सीनियर हुआ ने। और जब वे दोनों को दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं तभी जो गुयोई होता है वो चिल्लाते हुए जी युए को अपने पास बुलाता है और उससे मदद की भीख मांगता है। लेकिन हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें गुड लक हो, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई यार, तुम अपनी सारी की जिंदगी अब इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों के बीच में बिताने वाले हो। तब जो लियो हुआ होता है वो हमारे एमसी से क्या लगता है कि तुम्हारे साथ जो बंदा आया था तुम्हारे ही टाउन से उसकी किस्मत तो वाकई में चमक गई है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह मिली है काम करने के लिए। और तुम्हें एक और बात बताना चाहता था कि यहाँ पर इतने भी रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर इतने भी डॉग्स हैं और फ्लावर बोर्ड्स हैं और पूरा का यहाँ जितने भी बिजनेस है वो सारा का सारा हमारे ब्लेजिंग सन सेक्ट के अंडर में आता है। भले ही तुम जैसे सन्ड्री डिसिपल्स को यहाँ पर काम करने के लिए भेजा गया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे फ्यूचर को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हुआनियांग और हुआलुओ ने यहीं से ही अपनी शुरुआत की थी अपनी जर्नी की। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि आखिरकार मिस्टर हुआ लाओ कौन है।
ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कह लगता है, क्या तुम्हें मिस्टर हुआलाओ के बारे में भी नहीं पता? वह बंदे हैं जिन्होंने इस पीएल रेस्टोरेंट को सेटअप किया है इस जगह पर जहाँ पर तुम जल्दी जाने वाले हो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें पीएल रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं और बढ़िया नशा वशा कर कर अपना ड्रिंक व्रिंक और खाना पीना चल रहा होता है सभी लोगों का, और सभी लोग बहुत ही ज्यादा मौज में होते हैं। इसको देखने के बाद हमारे हमसे काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये जगह तो वाकई में बहुत लवली है देखने में। तभी उसके जो साथ आया हुआ था उससे भी यही कहने लगता है, तुम्हें ये जगह पसंद आई ना? तभी एक बंदा बाहर आता है काम करने वाला और उससे कहने लगता है, ली शियोजांग जो हमारा बॉस था उसने मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। क्या ये तुम्हारे पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है जो नया सैनिटरी डिसिपल आने वाला था, क्या यही है? ये बात सुनने के बाद लियू उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा इरग्यू, तुम्हें जल्दी से इस बंदे को यहाँ से ले जाओ और आसपास के इलाके के बारे में फैमिलियराइज करा दो और बता दो कि इस जगह में कैसे क्या काम करना है इसको। तभी वो बंदा अपना इंट्रोड्यूस कराता है, उससे कहने लगता है कि मेरा नाम ली इरग्यू है और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, चलो मैं तुम्हें सारे के सारे रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। और हमारा एमसी भी उसको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है जहाँ पर इरग्यू उसे कहने लगता है कि तुम इसके ऊपर जाओगे तो सिंगल प्राइवेट रूम में पहुंच जाओगे और ये जहाँ पर मैं अब तुम्हें ले जाने वाला हूँ वो बैक एरिया है जहाँ पर हम जैसे लोग रहते हैं और तुम अब मेरे रूम के साथ रहने वाले हो क्योंकि कोई भी बेड यहाँ पर खाली नहीं पड़ा हुआ था। अब जबकि तुम इस जगह पर नए हो तो मुझे पता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना है। जो बॉसली है वो वाकई में बहुत अच्छे बंदे हैं, अगर तुम आलस नहीं दिखाते हो तो तुम्हारे जो काम है उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे और हमारी जो मंथली सैलरी है वो 150 एवरी मंथ है, ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, सही कहा ना मैंने? और तभी वो उसे किचन दिखाने लगता है और कहने लगता है कि यह वो है जगह जहाँ पर हम काम करेंगे इस किचन में। लेकिन जब किचन की हालत पता चलती है तो वो तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और तभी इरिकी उसे बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी यहाँ पर आए हुए हो और तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे माफ कर देना, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम पड़ा हुआ है इसलिए तुम अभी से स्टार्ट करना होगा और तुम्हें इसके लिए गुड लक। और इसी तरीके से काम करते करते नाइट हो जाती है और हमारा एमसी इतना ज्यादा काम करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका होता है और कह रहा होता है वहां से जाते जाते कि मुझे लगातार प्लेट्स को घिस घिस कर धोना पड़ा, वो भी 4 घंटे तक बिना आराम किए हुए। जब वो उस रूम में आराम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो बंदा आराम से सोने में लगा हुआ है इरग्यू। तभी हमारा एमसी मन में सोचता हुआ कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं इस मौके का इस्तेमाल अपनी स्टेशनरी स्टिकिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लगाऊंगा। और तभी वो बाहर जाकर अपनी प्रैक्टिस करना जारी रख देता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मुझे फील होने में लगा हुआ है क्यू एंड ब्लड मेरे बॉडी के अंदर की सर्कुलेट होने में लगी हुई है, उसकी जो प्रेजेंस है वो भी मुझे महसूस हो रही है। और प्रैक्टिस करते करते उसके पसीना आने लगता है और जब प्रैक्टिस करने में लगा ये होता है तभी उस प्रैक्टिस में इतना ज्यादा मग्न हो जाता है कि उसकी बॉडी से उसकी एनर्जी बाहर निकलने लगती है जिसे हम इनर फोर्स कहते हैं। उसकी बॉडी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी हवा में उड़ना जारी रखती हैं और जब ये बात ये नोटिस करता है तो वो काफी खुश होते हैं, मन में सोचते हुए कहते हैं हम सभी को बताता है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों कहा था कि जब तुम स्टेशनरी स्टिकिंग की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम्हें स्टिल बने रहना होगा और तुम्हारी बॉडी के आसपास जितना भी पसीना है तुम्हारा तुम्हें उसे हवा में उड़ाना होगा और सारी की सारी ड्रॉपलेट्स को तुम्हें खुद ही कंट्रोल करना होगा। और ऐसा करते करते उसकी जो टेक्निक्स होती है वो ग्रो होने लगती है, उसे अचीवमेंट मिलने लगती है और इससे ये साबित हो चुका है कि ये साइन मिल चुका है कि जल्दी स्टेशनरी स्टिकिंग स्टेट में पहुंच चुका है। और तभी एक बूंद अचानक से इसकी अंतरात्मा में गिरती है जिसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और जहाँ पर वो बूंद गिरी होती है वो जगह पूरी की पूरी एक बवंडर में तब्दील हो जाती है और बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी में आ जाती है जिसकी जब वो फील करता है हमारा एमसी उस एनर्जी को तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि ये एनर्जी फाइनली मैंने इस टेक्निक में एक अचीवमेंट हासिल कर ली और मेरे बॉडी के अंदर की जो क्यू और ब्लड है वो ऐसे बह रहा है जैसे कि पानी बहने में लगा हुआ हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और तभी अपने सिस्टम की स्क्रीन को बुलाता है और उसमें लिखा हुआ होता है और बताया जाता है कि किस तरीके से उसकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो अब ग्रो कर सकता है अपने इस सोल एनर्जी का इस्तेमाल कर और खासकर हमारा एमसी इस मौके को कैसे छोड़ सकता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने अपनी दम पर इस स्टेट को हासिल किया है और स्टेशनरी स्टिकिंग पर पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लगे और इससे पूरे के पूरे ब्लेजिंग सनसेट के बाकी डिसिपल्स के मुकाबले में अगर मेरी स्पीड देखे जाए तो मेरी स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है उनके मुकाबले में, लेकिन फ्यूचर में मेरी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और तभी वो 200 पोटेंशियल 200 सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका इस्तेमाल कर उसकी जो अचीवमेंट लेवल होता है स्टेशनरी स्टिकिंग की उसे माइनर लेवल पर बढ़ा देता है जिसके कारण उसकी जो बॉडी में चेंजेस हैं वो चालू हो जाते हैं, सिस्टम की तरह किए जा रहे हैं और उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उसकी बॉडी के अंदर फ्लो होना चालू हो जाता है जिसको देखकर वो महसूस कर सकता है कि किस तरीके से उसकी बॉडी में हल्का सा करंट महसूस हो रहा है। मुझे पता है कि इसकी जो मात्रा है वो वाकई में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी की पूरी बॉडी में मैं इसको महसूस कर सकता हूँ क्योंकि जो फोर्स है वो मेरे ब्लड को उठाती है और मेरी पूरी की पूरी बॉडी में काफी ज्यादा तेज मात्रा से इधर उधर मूव करने में लगी हुई है।
एक बार जो स्टेशनरी स्टेकिंग है वो माइनर माइनर अचीवमेंट में पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या मूव करना चालू हो जाना चाहिए था, या फिर क्या होता है चालू? जब हमारे एमसी को पता चलता है कि इसके फंक्शन के बारे में महसूस करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि ये सिस्टम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये मेरी मदद करता है। इसकी मदद से मेरी जो कल्टीवेशन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और मेरा समय भी बचता है इसका मदद से, और मेरी जो पावर थी पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जब उसका कल्टीवेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और उसकी स्टेशनरी स्टेकिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तभी वो नोटिस करता है और अपने सिस्टम पर विंडो पर देखता है और वो कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मेरी कल्टीवेशन बढ़ेगी तो मेरी जो स्ट्रेंथ और एबिलिटी और साइकिल है वो भी, उसके जो पॉइंट्स है वो माइनर लेवल पर बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, ये साबित हो चुका है कि अगर मेरे पास इनफ सोलर एनर्जी मौजूद है तो मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ और इनके पॉइंट्स को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो कर सकता हूँ। जिस चीज को हासिल करने के लिए बाकी लोगों को 3, 5 और 10 साल भी निकल जाते हैं, मुझे उस चीज को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट की जरूरत है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इन सभी से ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ख्याल रखना होगा, और मेरे जो कल्टीवेशन का जो रास्ता है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ मैं इस पार्ट की जो एंडिंग है वो यहीं पर करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया जो एक्सप्लेनेशन किया गया एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आप उसे दबा दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे, और इसी के साथ साथ जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको दबाकर आप उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो में जब भी अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक नया पार्ट डाल दिया है। अगर आप इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो और आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाऊं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कमेंट करना है और 1000 से ज्यादा लाइक्स कर देनी है, और हो सके तो 100 कमेंट्स कर देना है नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर आप ऐसा कर देते हो तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा हमारे इस चैनल पर, और नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा जिस लोगों ने सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर रखा होगा उन लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा कर दोगे, और अपना फीडबैक देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि इसी से ही मुझे ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। अगर आप लोग अच्छा बोलोगे तो, अगर कोई अच्छा नहीं बोलेगा, आप लोग नहीं एनकरेजमेंट करोगे मुझे, तो फिर थोड़ा डाउन हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ना वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।